ओके सो अब हम देखने वाले हैं बोहर्स मॉडल के बारे में। ठीक है, बोहर्स मॉडल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये आपका 12th में भी आएगा यूं का यूं। ठीक है, पूरा ही एटॉमिक सेक्शन है, बट ये क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं 12th की और इवन 11th की भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं फैक्ट की तरह याद कराऊंगा कि ये चीज़ याद रखनी है। वो मैं क्यों बोलूँगा? क्योंकि उनका डेरिवेशन करना अभी 11th लेवल पे इट्स नॉट रिकमेंडेड। वो चीज़ आपको समझ में तब आएगी जब आप 12th में पढ़ोगे। तो बात करते हैं बोर्स मॉडल की। बोर्स मॉडल होता क्या है? तो ये मैंने जो तुम्हें बताया ना, बहुत सारे प्रॉब्लम की रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ फंडामेंटल इश्यूज थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये मैंने बताया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा बहुत क्वांटम वगैरह जो भी चीज़ें। तो इसलिए आपके जो बोहर हैं उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिया और उनके बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन की और कुछ आंसर्स निकाले, एटम की स्टडी की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बोहर मॉडल एप्लीकेबल ओनली होता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी एटम है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ का होता है? हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। He+ ले लो कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, में से एक निकाल दो तो उसके अंदर वैलिड है। Li2+ है, इसके अंदर वैलिड है। बेरिलियम 3+, उसके अंदर वैलिड है। बोरॉन फर्क जो भी है, ठीक है, इस तरह की बातें। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ही ये वैलिड है, तो यूजुअली इन्हीं में क्वेश्चन आएगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके ये मॉडल अप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लगने लग जाता है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। तो उन्होंने सबसे पहले ये अजम्पशन माना कि अपने पास केवल यही है। दूसरा अजम्पशन उन्होंने ये माना कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो क्वांटम, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का मल्टीपल होगा। अब आप बहुत सारी चीज़ें पूछोगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछोगे कि ये h/2π क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो पहले हम इसका मॉडल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला एक ही इलेक्ट्रॉन है पूरे इस एटम में, वो इसका चक्कर लगा रहा है। तो मान लो इसकी स्पीड है v, इसका रेडियस है r और इस इलेक्ट्रॉन का मास है m। तो हम बस ये कह रहे हैं कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का मल्टीपल होगा। तो ये जो n है ये एक इंटीजर होना चाहिए और इट शुड बी nh/2π। ठीक है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। माइनस ऑफ कोर्स हो नहीं सकता, जीरो करके कोई मतलब नहीं है, v 0 हो जाएगा। तो ये हुई बातें। तो हमारे पास अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के बराबर है। ये क्या है? पोस्टुलेट है, ये अजम्पशन है, इन्होंने माना है कि ऐसा होता है। अब ये क्यों होता है, ये 11th-12th लेवल पे छोड़ो, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ना। ये चीज़ आप कॉलेज में भी काफ़ी बाद में पढ़ते हो अगर आप फिजिक्स में रिसर्च वगैरह फील्ड में जाते हो, तो अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब अगर अपन बात करें कि एक और इक्वेशन पर कहाँ से ला सकते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तो ये आपको पता होगा, इनके बीच में फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये इक्वेशन जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई भूल जाओ, 12th में पढ़ेंगे, 12th में समझ में पक्का आ जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लेके आए, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, एक में v है, एक में r है। एक में v है, एक में r है, दोनों पता करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर v r के बहुत अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, उन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू भी डाल दी, m की वैल्यू डाल दूंगा मैं, h की वैल्यू डाल दूंगा, पाई की वैल्यू डाल दूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा मैं जो भी है। ठीक है, तो आंसर आता है कि रेडियस इन r nth ऑर्बिट होता है आपका n² मल्टीप्लाइड बाय n²/z है, ये 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, n²/z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये होता है आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, z क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। तो अगर जैसे तुम्हारा ये जो स्पीशीज है ये अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 होगी, हीलियम में तो 2 होगी, लिथियम में तो 3 होगी, एटॉमिक नंबर बेसिकली। ठीक है, n क्या है कि कौन से n की वैल्यू यहाँ से जो ली है वो क्या है। ठीक है, अब ये n किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपका ऑर्बिटल कौन सा है, ये ऑर्बिट कौन सा है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि आप अब ये देखो, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ठीक है, वापस है, क्वांटम मैकेनिक्स घुसती है बहुत सारी। बट आप ऐसा मान लो कि जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन में शेल्स होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से। तो ये शेल बता रहा है कि अगर फर्स्ट शेल की बात हो रही है तो n की वैल्यू 1 डाल दो, सेकंड की बात हो तो 2 डाल दो, थर्ड की बात हो तो 3 डाल दो, इस तरह से। ठीक है, और ये एंगस्ट्रॉम क्या है? 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो दिस इज, तो अगर तुम्हें जैसे बोला जाए कि हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल की वैल्यू निकाला तो r0 कहेंगे उसको, कितनी होगी? 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको कहा जाता है बोहर रेडियस कहा जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपने पास r आ गया, तो अब अपन इसमें r की वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो v आ जाएगा। तो v का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए। v आता है तुम्हारा
2.18 इंटू 10�6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वापस से जेड क्या है, एन क्या है, मैंने बता रखा है, वही है। एनर्जी आती है आपकी, ठीक है, टोटल एनर्जी वो होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये एक एटम की बात हो रही है। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होता है जूल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वही वाली बात है, ये होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई, मैं वापस बताता हूँ। ये इक्वेशंस कहाँ से आई है? मैंने बताया कि तो बोहर ने पहली बात ये एक ऐसा मॉडल दिया, इसमें माना कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर उसने उस पर क्या किया, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया, उसको इक्वेट किया सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये इक्वेशन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π के बराबर होगा, NH/2π के बराबर कर दिया, उनको सॉल्व किया था आपको भाई, ये तीन चीजें आई। आर की वैल्यू क्या होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। वी की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। और ई एनर्जी कितनी होती है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, तीनों फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको बोले कि हीलियम He+ एटम का सेकेंड स्टेट का एनर्जी निकालो, तो अपन क्या बोलेंगे? Z की वैल्यू 2 लिखेंगे, तो 2² डिवाइड बाय n की वैल्यू 2 है, 2² इंटू 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टेट्स ऑफ अलग अलग स्पीशीज जो 1 इलेक्ट्रॉन की, उनकी एनर्जी निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। वैसे ये इतना ज़्यादा काम नहीं आता है, मेन ये काम आता है और ये काम आता है। ठीक है, एनर्जी आपकी ½ mv² होती है काइनेटिक, और -k Q1 Q2/r होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उनको ऐड करके ये माइनस में आ जाता है। ओके, अब मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये डेरिवेशन वगैरह भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 12th में समझेंगे, नहीं भी समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये याद होने चाहिए बस। ठीक है, तो ये आपका पूरा बोहर मॉडल हो गया। बोहर मॉडल में यही क्वेश्चन आता है, कभी रेडियस पूछेंगे, कभी एनर्जी पूछेंगे, कभी क्या पूछेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जेड की वैल्यू डालनी है, एन की वैल्यू डालनी है और निकाल देना है। कभी कभी यूनिट में फंसाएंगे, कभी आप पे बोल देंगे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में, बच्चे भूल जाते हैं, तो यहाँ पे यही लिख के आ जाता है, जबकि 10⁻⁻10 मीटर करना होता है। कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल में निकालनी होती है, कई बार कैलोरीज में निकालनी होती है, तो आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। ठीक है, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब ये तो चलो एक हुई बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो आता है आपका स्पेक्ट्रम एमिशन। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है बेसिकली कि आपके पास जैसे गैस है, ठीक है, आपके पास एक गैस है, उसमें अगर आपने लाइट डाली, ठीक है, आपके पास कोई गैस है, उसके अंदर अगर हमने लाइट डाली, तो ऑब्जर्व किया गया कि ये जो गैस है, मतलब ये एक्साइटेड गैस है, थोड़ी आयनाइज टाइप गैस मान लो, तो इसमें ये एक जनरल गैस है, इसमें आपने लाइट पास की, तो इसकी बाद में स्टडी की गई ना, तो पता किया कि कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ जो लाइट थी वो इस गैस ने एब्जॉर्ब कर ली और वो दिखी नहीं अपन को बाहर, तो इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये जो लाइट है, ये अगर आप इस गैस को एक्साइट करते हो ना हीट वगैरह से, तो ये खुद लाइट छोड़ती है और उस लाइट के अंदर सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, इसको कहता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये तो थ्योरी है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना हो तो मैं रेफरेंस बता दूंगा, NCERT रहता है रेफरेंस। तो इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कोई गैस या कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे आपके पास कोई एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है, इसमें आप मान लो आपने, या चलो कोई भी एक जनरल एटम है, ठीक है, Z इसका एलिमेंट नंबर है, इसके अंदर अगर आपने लैम्डा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट डाली, ठीक है, तो इस जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, अगर आपने एक फोटोन डाला इस पे लैम्डा एनर्जी का, तो उसकी एनर्जी क्या होती है लैम्डा वेवलेंथ का? hc/λ बताया था मैंने। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जाएगी इसको एक्साइट करने में। क्यों? क्योंकि देखो एनर्जी जैसे ये अगर जैसे n1 स्टेट में था, इसकी एनर्जी कितनी थी? -13.6 Z² बाय n1²। ठीक है, ये इसकी एनर्जी थी। अगर ये n2 स्टेट में जाता है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 Z² बाय n2²। अब तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि मैं अगर n की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ये लेस नेगेटिव होगी वैल्यू। ठीक है, पहले अगर जैसे n की वैल्यू, जैसे z की वैल्यू तुम अभी 1 मान लो, n1 की वैल्यू 1 डाल, तो पहले -13.6 थी। अब मैंने अगर इसकी n की वैल्यू 2 कर दी, तो -13.6 बाय 4 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? लगभग -3.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी बढ़ गई ना, इसकी ये एनर्जी बढ़ गई। तो अभी एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आएगी इस फोटोन से। तो इसका ये मतलब है ओवरऑल कि अगर आपके फोटोन ने इतनी एनर्जी दे दी कि ये इस एनर्जी से इस एनर्जी चला जाए, तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है उस एटम के अंदर, वो अपना n1 से n2 ऑर्बिटल में चला जाएगा, n1 से n2 स्टेट में चला जाएगा।
ठीक है। तो ये होता है स्पेक्ट्रम एमिशन। तो यहाँ पे हमने लाइट अगर डाली गैस में, तो अगर वो एग्जैक्टली मैच करती है इस गैप को, ठीक है, -13.6 Z², ठीक है, इंटू 1/n2² -1/n1², ठीक है। अगर ये एग्जैक्टली इस चीज को मैच कर रही है ना, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो n2 से n1 से n2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको यूजुअली लैम्डा दिया होगा, बोला जाएगा कि बताओ कौन से स्टेट में गया। तो क्या करना है, n1 की वैल्यू दी होगी, जैसे n1 की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ से निकालो जो भी वैल्यू आ रही है, फिर यहाँ पे 1/n1² 1/n2² की वैल्यू जैसे 3/4 आ जाए, या जो भी है 1/4 आ जाए, 1/4 तो नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा आपका -3/4, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत प्रॉपर रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और जबकि सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है, फोटोन जो एनर्जी दे रहा है उसको इक्वेट करना है गैप से। अब यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस की गलती बहुत करते हैं, तो कुछ मत करो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो ना, यहाँ पे गैप की वैल्यू निकाल के देख लो क्या आ रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल अगर इधर जो भी है, अगर तुम्हारा जैसे 3/4 आ रहा था, ठीक है, तो तुम्हें साफ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस ले क्या कौन सा लेना है, क्योंकि n2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे अगर -1/3 करेंगे, मतलब -3/4 करेंगे, तभी वैल्यू n2 की ज़्यादा आएगी। तो ये सब कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्लस माइनस का जाके ज़्यादा सोचना नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो माइनस लगा के हो जाता है, ओके। तो वही है, एनर्जी लो, उसको इक्वेट करो गैप से। अब कई बार उल्टा होता है, कई बार क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आ रहा होता है, ठीक है, n2 से n1 आ रहा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो उल्टा फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी गैप निकालो, उसको hc/λ के इक्वेट कर दो और लैम्डा निकाल लो। यही है पूरा स्पेक्ट्रम, यही है। अब इसमें पता नहीं लोग इतना टाइम पास करते रहते हैं कि यार ये हो गया तो वो हो गया तो, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं क्वेश्चंस के। जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, वो थर्ड स्टेट में है, ठीक है, तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं फोर्थ स्टेट में, ठीक है। तो 4 3 2 1 बना दो, कॉम्बिनेशन देख लो कि 4 से 1 डायरेक्ट आ जाए, ये एक एनर्जी कॉम्बिनेशन है। 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1 आए, ये एक एनर्जी कॉम्बिनेशन है। 4 से 3 आके डायरेक्ट यहाँ आ जाए, या फिर 4 से यहाँ आके फिर यहाँ आ जाए। तो कितने अलग अलग तरह के ट्रांजिशन हुए, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, 4 to 1, 4 to 3 हमने एक बार ऑलरेडी देख लिया है, 3 to 1 हमने नहीं देखा है यहाँ पे पहले, 4 to 2 भी हमने नहीं देखा है, और ये तो हमने देख रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 तरह की यूनिक ट्रांजिशन या 6 तरह की एनर्जी दिखेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था बेसिकली कि एक कोई स्पीशीज है जो फोर्थ स्टेट में है, तो फोर्थ से अगर वो 1 स्टेट में वापस आएगा तो कितनी तरह की लाइट आपको दिखेगी, कितने कलर्स की। तो हमें क्या करना है, तो हमें लैम्डास, देखो लैम्डा किस पे डिपेंड करता है, 1/n1² -1/n2² पे, यानी n1 और n2 की वैल्यूज जो जो यूनिक होंगी, मतलब n1, n2 के जो भी सेट्स यूनिक मिलेंगे उन पे एक नई लैम्डा मिलेगी कैलकुलेशन करके। तो हम देख रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी कि 4 से 1 डायरेक्ट आ जाए, तो 1/1² -1/4² इंटू समथिंग आएगा आंसर, तो ये एक तरीका हुआ। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये तीनों अलग अलग तरीके हमने कभी पहले देखा भी नहीं, तो ये तीनों नए लाइट एमिशंस हो गए। 4 to 3 हमने ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पे, तो इसको हटाओ, ये एक नई लाइट नहीं देगा, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइट देगा, ठीक है। फिर 3 to 1 डायरेक्ट है, वो एक नया तरीका है। 4 to 2 है, नया तरीका, ये तो हमने देख रखा है। तो 6 तरह के ट्रांजिशंस हो गए। तो ये सब आप सोच के कर सकते हो, इनमें भी लोग फॉर्मूले याद रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उन सब चीज़ों की। अब यहाँ पे भी लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है रिडबर्ग नाम करके, ठीक है। तो अगर आपको 1/λ की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, तो यहाँ पे 1.1 कर दो आप लगभग, 10⁻7 1/n1² -1/n2², ठीक है। अब ये प्लस माइनस तुम देख लेना कि लैम्डा पॉजिटिव है, ठीक है। ये 1.09697 होता है एक्चुअली में, ठीक है, बट इसको लगभग आप इतना बोल सकते हो पर मीटर, जो भी इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, 1.097 10⁻7, ठीक है। तो चल ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। अब ये भी मैं फॉर्मूला कहूँगा, ये भूल जाओ, फालतू चीज़ें, ठीक है। आपको ये याद रखना है, फटाफट कैलकुलेशन करना आएगा तो कर लोगे फटाफट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और रिडबर्ग वाले से बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, सॉल्व ज़्यादा कम करते हैं, याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो ये हुआ आपका स्पेक्ट्रम एमिशन, ठीक है। तो बॉल मॉडल के हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, हमने देखा बॉल मॉडल में डेरिवेशन कैसे होता है, रेडियस का फॉर्मूला देखा, एनर्जी का फॉर्मूला देखा और स्पीड का फॉर्मूला देखा। क्वेश्चन क्या आएगा, रेडियस निकालो डिफरेंट स्टेजेस में, तो उस इन्फॉर्मेशन में n² / z² यूज करके 0.59 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, सिंपल।
फिर स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या है, एनर्जी डिफरेंस लो, उसको एच बाय लैम्डा के इक्वेट कर दो, यही है पूरा एनर्जी एमिशन यही। उसमें कभी कभी ये बोलेंगे कि एक फोटोन डाला तो उस स्टेट में गया, फिर निकाल लो नया स्टेट, फिर उसमें एक और फोटोन डाला उसमें क्या, तो वापस से उस स्टेट को यूज करके उसमें एच बाय लैम्डा घुसा के नया स्टेट निकाल लो। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ओके। और कभी कभी स्पेक्ट्रल एमिशन होगा, जैसे मैंने बताया कितने तरह के एमिशंस हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए मेन मेन जो होते हैं, ओके। अब इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्पेक्ट्रम में काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक इतना इनफ है अभी जानने के लिए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और भी कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।